नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छा होंगे सभी आप। चलिए तो आज का जीएसटी का अगला अध्याय 6 यानी एपिसोड 6 शुरू करते हैं, जो है टैक्स इनवॉइस। और इसे आप जीएसटी की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। कागज का एक टुकड़ा होता है, लेकिन ये आपका करोड़ों बचा सकता है। इसकी प्रस्तावना आज के एपिसोड की है कि इनवॉइस क्यों जरूरी है। चलिए हम लोग पिछले अध्यायों का संक्षेप में एक बार सफर कर लें। हमने एपिसोड 1 में देखा कि कास्केडिंग टैक्सेस कैसे कविता के बिस्किट महंगे कर रहे थे। एपिसोड 2 में समझा कि सर्विस टैक्स में सिन्वेट क्रेडिट मिलता था लेकिन सीमित था। एपिसोड 3 में जाना कि 101वें संवैधानिक संशोधन ने जीएसटी को पॉसिबल बनाया। एपिसोड 4 में सप्लाई का कंसेप्ट समझा, जहां हमने बी बी टू सी और आरसीएम के बारे में विस्तार से पढ़ा। और एपिसोड 5 में सीखा कि कौन रजिस्टर होगा, कैसे होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या है और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केसेस कौन से हैं। अब सवाल है कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या? आपका जीएसटीएन आ गया, जैसे कि एक जीएसटीएन नंबर मान लीजिए 27 ABCDE1234F1Z51। आप पहली सप्लाई करने जा रहे हैं, तो कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएंगे? जवाब है टैक्स इनवॉइस, जो जीएसटी की सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यह इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का आधार है, जिसके बारे में हमने एपिसोड 4 में गहराई से पढ़ा था। बिना प्रॉपर इनवॉइस के आईटीसी नहीं मिलेगा। यह सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 में क्लियरली मेंशन्ड है। जब कोई बायर आपसे गुड्स या सर्विसेज खरीदता है और वह पहले रजिस्टर्ड है, तो उसे आईटीसी क्लेम करने के लिए वैलिड टैक्स इनवॉइस चाहिए। डिपार्टमेंट की ऑडिट में सबसे पहले यही चेक होता है। साथ ही ईवे बिल जनरेट करने के लिए भी इनवॉइस रेफरेंस जरूरी है। जब 50,000 से ज़्यादा के गुड्स की मूवमेंट हो रही हो, तब ईवे बिल की जरूरत पड़ती है। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि टैक्स इनवॉइस क्या है और इसे क्यों बनाते हैं, जो सेक्शन 31 में डिफाइंड है। हम जानेंगे कि कौन कौन से मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं, जो रूल 46 में प्रिस्क्राइब्ड है। फिर समझेंगे कि बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस में क्या फंडामेंटल फर्क है। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कब और कैसे इशू करते हैं, यह सेक्शन 34 के तहत देखेंगे। आगे जानेंगे वे कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर टैक्स पेयर्स को आईटीसी से वंचित कर देती है। और अंत में ई इनवॉइस का कंसेप्ट समझेंगे, जो फ्यूचर रेडी बनने के लिए बहुत जरूरी है। आइए तो शुरू करते हैं। आपसे आग्रह है, निवेदन है कि इस अध्याय को अगर आप फर्स्ट वीडियो इस चैनल का यही देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप इसके पिछले एपिसोड्स 1 से 5 साथ में R2 वाला जरूर देखें, तब इस एपिसोड पे आए, तभी आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। राजेश की 50 लाख की भूल। राजेश मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स का होलसेल बिजनेस करता है। उसका टर्नओवर अच्छा है, लगभग 3 करोड़ का एनुअल। मार्च 2024 में उसने एक बड़े रिटेलर को 10 लाख का गुड्स सप्लाई किया, जिसमें लैपटॉप्स और एसेसरीज थे। इनवॉइस बना दिया। अपने कंप्यूटर पर एक्सेल में खुद डिजाइन किया हुआ फॉर्मेट था, जो देखने में साफ सुथरा और प्रोफेशनल लग रहा था। उसने सोचा कि इनवॉइस तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इम्पोर्टेंट तो ट्रांजैक्शन है।
रिटेलर यानी खरीदार ने गुड्स रिसीव किए और पेमेंट भी कर दिया, जिसमें 1,80,000 का जीएसटी 18% रेट पर इंक्लूडेड था। अब जब रिटेलर अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा था महीने के अंत में, तो वह इस 1,80,000 का आईटीसी क्लेम करना चाहता था, जो कि उसका लीगल राइट था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई। प्रॉब्लम क्या आई, आइए देखते हैं। पहली बात, राजेश के इनवॉइस में एचएसएन कोड नहीं था। रूल 46 के अनुसार B2B सप्लाईज में जहां इनवॉइस वैल्यू 1,00,000 रुपया से ज्यादा हो, वहां एचएसएन कोड मैंडेटरी है। दूसरी बात, राजेश ने बायर का जीएसटीएन गलत टाइप कर दिया था। सिर्फ एक डिजिट की मिस्टेक थी, लेकिन सिस्टम के लिए यह पूरी तरह से सिस्टम के लिए यह पूरी तरह से इनवैलिड जीएसटीएन बन गया। तीसरी समस्या यह थी कि प्लेस ऑफ सप्लाई मिसिंग था इनवॉइस में, जो कि इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट सप्लाई को निर्धारण करने के लिए जरूरी है। चौथी और सबसे क्रिटिकल गलती यह थी कि टैक्स ब्रेकअप प्रॉपरली नहीं दिखाया गया। राजेश ने बस जीएसटी 18% बराबर 1,80,000 लिख दिया, जबकि सीजीएसटी और एसजीएसटी को सेपरेटली दिखाना मैंडेटरी था, क्योंकि यह इंट्रा स्टेट सप्लाई थी, दोनों महाराष्ट्र में। जब रिटेलर ने अपना जीएसटीआर 2B चेक किया, जो कि ऑटो पॉपुलेटेड परचेस डेटा होता है सप्लायर के जीएसटीआर 1 से, तो उसे यह इनवॉइस दिखा ही नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजेश ने अपने जीएसटीआर 1 में भी इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डेटा भरा था। जीएसटीएन के टाइपो की वजह से सिस्टम ने उस एंट्री को रिजेक्ट कर दिया था। रिजल्ट क्या हुआ? रिटेलर को 1,80,000 का आईटीसी नहीं मिला, जो कि उसके लिए प्योर कैश लॉस था। रिटेलर ने तुरंत कॉल किया और झगड़ा शुरू हो गया। रिटेलर का आर्गुमेंट था कि मैंने आपको जीएसटी अमाउंट पे किया, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो यह 1,80,000 का लॉस मेरा हो गया। आप प्रॉपर इनवॉइस दो, नहीं तो मैं आगे से आपसे गुड्स नहीं लूंगा। राजेश को पूरा प्रोसेस वापस से करना पड़ा, उसे रिवाइज्ड इनवॉइस बनाना पड़ा और सारे मैंडेटरी फील्ड्स सही करके फिर जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट फाइलिंग करनी पड़ी, जिसमें टाइम और प्रोफेशनल फी लगी। और सबसे बड़ा नुकसान, यह हुआ कि उसकी एक इम्पोर्टेंट बायर के साथ रिलेशनशिप खराब हो गई। रिटेलर ने को 2 महीने तक वह आईटीसी नहीं मिला, जब तक सब कुछ रेक्टिफाई नहीं हुआ, और उसने राजेश के साथ बिजनेस कम कर दिया। लेसन क्या है? तो टैक्स इनवॉइस बनाना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो पूरे आईटीसी चेन को चलाता है। जैसे हमने एपिसोड 1 में देखा था कि प्री जीएसटी एरा में क्रेडिट फ्लो ब्लॉक्ड था। जीएसटी में यह स्मूथ फ्लो पॉसिबल हुआ है, लेकिन केवल तभी जब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। एक छोटी सी गलती लाखों रुपए का नुकसान करा सकती है, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, आपकी बिजनेस रेपुटेशन को नुकसान पहुंच सकता है। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं भाग 1। आज के एपिसोड का हमारा भाग 1।
टैक्स इनवॉइस कानूनी ढांचा। सेक्शन 31 CGST एक्ट, यही है टैक्स इनवॉइस का बैकबोन। सेक्शन 31 के सब सेक्शन 1 में क्लियरली कहा गया है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स shall issue a tax invoice showing description, quantity, value, tax charged, and such other particulars as may be prescribed. इसका सरल अर्थ है कि अगर आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वह गुड्स हो या सर्विसेज, तो आपको प्रॉपर टैक्स इनवॉइस देना मैंडेटरी है। यह प्रोविजन सभी रजिस्टर्ड पर्सन्स पर इक्वली लागू होता है, चाहे वह मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना होता। पहला एक्सेप्शन है कंपोजिशन डीलर का, जिन्हें हमने एपिसोड 5 में डिटेल में पढ़ा था। सेक्शन 31 के सब सेक्शन 3 के क्लॉज बी के अनुसार कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड व्यक्ति टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते, उन्हें सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई बनाना होता है। दूसरा एक्सेप्शन है जब सप्लाई पूरी तरह एग्जेम्प्ट हो। एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए भी बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है, टैक्स इनवॉइस नहीं। यह डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैक्स इनवॉइस पर ही आईटीसी की एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है। रूल 46 सीजीएसटी का, ये मैंडेटरी फील्ड्स का विस्तृत विवरण बताता है। रूल 46 वह क्रिटिकल प्रोविजन है जो बताता है कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी कंपलसरी है। इन फील्ड्स को ठीक से समझना और इम्प्लीमेंट करना हर जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए बेहद जरूरी है। यह रूल कॉम्प्रिहेंसिव है और इसमें कुल 16 मैंडेटरी कंपोनेंट्स प्रिस्क्राइब्ड है। आइए इन्हें सिस्टेमेटिकली समझते हैं एक टेबल के माध्यम से। फील्ड मतलब हम लोग देखेंगे फील्ड नेम, विस्तृत विवरण और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। पहला इनवॉइस सीरियल नंबर, यह यूनिक और सीक्वेंशियल होना चाहिए। एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी सीरियल नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। आप अपना कोई भी फॉर्मेट रख सकते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक हो या जो हो, लेकिन वो रिपीट नहीं होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लीजिए, जैसे INV 2024-25/001 या Mumbai/December/001। दूसरा, डेट ऑफ इशू, इनवॉइस जारी करने की एग्जैक्ट तारीख। यह डेट टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, जैसे 15 दिसंबर 2024। सप्लायर डिटेल्स, आपका सेलर मतलब आपका यानी कि सेलर का कंप्लीट नेम, एड्रेस और 15 डिजिट का GSTN। स्टेट कोड भी GSTN में ही होता है, जैसे राज ट्रेडर्स, शॉप नंबर 5, दादर, वेस्ट मुंबई, पिन कोड 400028, महाराष्ट्र, और उसका GSTN दे दिया गया। चौथा, रेसिपिएंट्स डिटेल्स, बायर का नेम, एड्रेस और GSTN। B2B में मैंडेटरी है, B2C में GSTN ऑप्शनल है, लेकिन एड्रेस जरूरी है। जैसे शमशाद इंटरप्राइजेज, अंधेरी ईस्ट, मुंबई, इसका GSTN दे दिया गया। पांचवा, HSN या SSC कोड। गुड्स के लिए HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर
और सर्विसेज के लिए एसएससी यानी सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। कितने डिजिट्स रखने हैं यह हमने ऑटो पर डिपेंड करता है। ऑटो मतलब एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पे डिपेंड करता है। इसे हमने मतलब एपिसोड 5 के सब एपिसोड 1 में देखा था अच्छी तरह से। एचएसएन जैसे मान लीजिए 4 डिजिट का एचएसएन 8471, ये ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है जो लैपटॉप्स के लिए होता है। एसएससी अगर हो तो 999314, ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए कोड इस्तेमाल होता है। छठा, डिस्क्रिप्शन, गुड्स या सर्विसेज का क्लियर और स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन। वेग टर्म्स अवॉइड करें, जैसे डेल इंस्पिरॉन 15 11th जनरेशन, इंटेल कोर i5 8GB रैम 512GB SSD, विंडोज 11, न कि सिर्फ लैपटॉप। क्वांटिटी एंड यूनिट अप्लीकेबल फॉर गुड्स, कितना क्वांटिटी सप्लाई हुई और किस यूनिट में, यानी कि नंबर्स में, केजीज में, लीटर्स में इत्यादि। जैसे 10 नंबर्स या 50 केजी या 100 मीटर। उसके बाद 8वां, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू यानी जीएसटी लगने से पहले की टोटल वैल्यू, जैसे मान लीजिए 5 लाख। उसके बाद डिस्काउंट अगर हो तो, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट या स्पेशल डिस्काउंट इनवॉइस पे दिया गया हो तो उसकी डिटेल, जैसे मान लीजिए ट्रेड डिस्काउंट हो 5% जो कि 25,000 के लगभग है। नेक्स्ट, टैक्सेबल वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट, फाइनल वैल्यू जिस पर जीएसटी कैलकुलेट होगा, वो मान लीजिए 4,75,000 25,000 डिस्काउंट के बाद। उसके बाद जीएसटी रेट, अप्लीकेबल जीएसटी रेट परसेंटेज, लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल डिसीजन के अनुसार करेक्ट रेट अप्लाई करें, 18%, 12% या 28%, जो भी हो। सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी अमाउंट। टैक्स का कंप्लीट ब्रेकअप होना चाहिए। इंट्रा स्टेट सप्लाई में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी सेपरेटली और इंटर स्टेट में केवल आईजीएसटी। जैसे इंट्रा स्टेट था ये सप्लाई, तो उसमें सीजीएसटी 42,750 9% और एसजीएसटी 42,750 9%, टोटल 85,500। उसके बाद डिटेल डालना है प्लेस ऑफ सप्लाई, यह स्टेट का नेम और 2 डिजिट स्टेट कोड होता है। सेक्शन 10 से 13 आईजीएसटी एक्ट के अनुसार डिटरमाइन होता है। जैसे महाराष्ट्र 27 या गुजरात 24 या असम 18। रिवर्स चार्ज अप्लीकेबिलिटी, अगर सप्लाई रिवर्स चार्ज के अंडर है तो वाई मार्क करना मैंडेटरी है, अदरवाइज एन। जैसे मोस्ट केसेस में एन होता है, जीटीए या लीगल सर्विसेज हो तो वाई होता है, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सिग्नेचर, ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर। प्रोप्राइटरी फर्म में प्रोप्राइटर, कंपनीज में ऑथराइज्ड सिग्नेचरी, जैसे डिजिटली साइंड बाय राजेश कुमार जो कि प्रोप्राइटर थे। नेक्स्ट, वेदर टैक्स पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन किया, मतलब आपको एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करना होगा कि क्या यह सप्लाई आरसीएम के अंडर आती है। जैसे टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज, नो, या एस जहां अप्लीकेबल हो लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम। एचएसएन या एसएससी कोड के डिजिट्स की रिक्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यह रिक्वायरमेंट आपको एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पर डिपेंड करती है, जो हमने एपिसोड 5 के ऑटो एपिसोड में डिटेल से पढ़ा था।
आइए इसे एक क्लियर टेबल से समझें। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हो तो आपको 6 डिजिट का HSN या SSC कोड डालना होगा। ये अप्रैल 21 के बाद से लागू है नियम। अगर आपका ऑटो 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हो तो केवल 4 डिजिट डालने से हो जाएगा। ये भी अप्रैल 21 के बाद से लागू हुआ है सिस्टम। अगर 1 करोड़ से नीचे हो तो 4 डिजिट डालना होगा। ये भी 1 अप्रैल 21 के बाद से शुरू हुआ है। पहले था 2 डिजिट। ये मार्च 21 तक अलाउ था कि 2 डिजिट ही डालना है, लेकिन 1 करोड़ से नीचे भी हो तो भी 4 डिजिट आपको डालना होगा। यह भी ध्यान रखें कि B2C इनवॉइसेज में जहां बायर अनरजिस्टर्ड है वहां रेसिपिएंट GSTN फील्ड नहीं होता, क्योंकि कंज्यूमर के पास GSTN नहीं होता। ऐसे केसेस में केवल बायर का नाम और एड्रेस सफिशिएंट है, लेकिन बाकी सभी फील्ड जैसे कि HSN, टैक्स ब्रेकअप, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह मैंडेटरी ही रहते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग टाइम लिमिट फॉर इशूइंग इनवॉइस, रूल 47 का प्रोविजन। इनवॉइस कब इशू करना है यह भी GST लॉ में क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड है, रूल 47 में। यह टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेट इनवॉइस कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। गुड्स सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स बनाना होता है। मतलब जब गुड्स आपके प्रीमाइसेज से निकल रहे हैं उससे पहले या ठीक उसी समय इनवॉइस रेडी होना चाहिए। एक्सेप्शन केवल जॉब वर्क केसेज में है जहां 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। सर्विसेज सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस सर्विस कंप्लीशन के 30 दिन के भीतर इशू करना होता है, लेकिन अगर पेमेंट पहले रिसीव हो जाता है सर्विस कंप्लीट होने से पहले तो पेमेंट रिसीव करते समय ही इनवॉइस इशू करना होता है, जो भी पहले हो। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए यह टाइम लिमिट 45 दिन है। लेट इनवॉइस इशू करने के कॉन्सिक्वेंसेज गंभीर हो सकते हैं। पहला, इंटरेस्ट लायबिलिटी बन सकती है सेक्शन 50 के अंडर, क्योंकि आपने समय पर टैक्स नहीं दिखाया। दूसरा, बायर के लिए ITC डिलेड हो जाता है क्योंकि इनवॉइस लेट आया। तीसरा, अगर गुड्स की इंटर स्टेट मूवमेंट हो रही है तो ईवे बिल जनरेट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ईवे बिल इनवॉइस रेफरेंस पर बेस्ड होता है। इसलिए टाइमली इनवॉइस जनरेशन बेहद क्रिटिकल है। तो ये था भाग 1। आइए भाग 2 में चलते हैं, यानी बिल ऑफ सप्लाई वर्सेस टैक्स इनवॉइस। महत्वपूर्ण अंतर, बहुत सारे टैक्स पेयर्स में यह कंफ्यूजन रहता है कि कब टैक्स इनवॉइस बनानी है और कब बिल ऑफ सप्लाई। यह डिस्टिंक्शन समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत डॉक्यूमेंट इशू करने पर कंप्लायंस इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए आइए इसे एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन टेबल से समझते हैं। तुलना का आधार टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई किसके द्वारा जारी किया गया। अगर नॉर्मल GST स्कीम में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर द्वारा जो रेगुलर कंप्लायंस फॉलो करते हैं तो टैक्स इनवॉइस इशू करना है, और उधर कंपोजिशन डीलर द्वारा जिन्हें हमने एपिसोड 5 में पढ़ा, या फिर जो केवल एग्जेम्प्ट सप्लाईज करते हैं तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। किस सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस इशू होगा? टैक्सेबल सप्लाईज के लिए जहां GST कलेक्ट करना है। और बिल ऑफ सप्लाई कब होगा? एग्जेम्प्ट सप्लाईज, नील रेटेड सप्लाईज या कंपोजिशन स्कीम के अंडर सप्लाईज के लिए। GST अमाउंट दिखाया जाता है टैक्स इनवॉइस में, हाँ सेपरेटली CGST या GST या IGST का ब्रेकअप दिखाना मैंडेटरी है। बिल ऑफ सप्लाई में नहीं, टैक्स अमाउंट सेपरेटली नहीं दिखाया जाता क्योंकि कंपोजिशन में फ्लैट रेट पर टैक्स ऑलरेडी पेड है या सप्लाई एग्जेम्प्ट है।
नेक्स्ट आईटीसी एलिजिबिलिटी। टैक्स इनवॉइस में हाँ, बायर इस इनवॉइस के बेसिस पर आईटीसी क्लेम कर सकता है, जैसे एपिसोड 4 में हमने बी सप्लाई में देखा था। और बिल ऑफ सप्लाई के केस में नहीं, बायर कोई आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है उसको, भले ही वो रजिस्टर्ड क्यों ना हो। कानूनी आधार, हाँ, टैक्स इनवॉइस के लिए सेक्शन 31 सीजीएसटी एक्ट का, और बिल ऑफ सप्लाई के लिए सेक्शन 31 के सब सेक्शन बी के क्लॉज बी सीजीएसटी एक्ट, स्पेसिफिकली कंपोजिशन डीलर्स के लिए। टिपिकल एग्जांपल, जैसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को सप्लाई, दोनों रजिस्टर्ड है नॉर्मल स्कीम में, तो टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। और बिल ऑफ सप्लाई कब, कंपोजिशन डिटेलर ने अपने कस्टमर को गुड्स बेचता है तो उसे बिल ऑफ सप्लाई। आइए इस डिफरेंस को एक प्रैक्टिकल सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए आपके एरिया में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं। शॉप ए की सिचुएशन, यह एक नॉर्मल जीएसटी डीलर है जिसका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ है। वह रेगुलर जीएसटी कंप्लायंस फॉलो करता है, मंथली जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करता है। जब यह शॉप किसी कस्टमर को लैपटॉप बेचती है तो इनवॉइस इस प्रकार होगा। लैपटॉप की बेस वैल्यू 50,000, इस पर 18% जीएसटी, यानी कि 9,000, सीजीएसटी 45,000 प्लस एसजीएसटी 45, सॉरी, सीजीएसटी 4500 और एसजीएसटी 4500, टोटल पेबल अमाउंट 59,000। यह टैक्स इनवॉइस कहलाएगा। अगर बायर भी रजिस्टर्ड, मान लीजिए कि कोई छोटी कंपनी है, तो वह इस 9,000 का आईटीसी क्लेम कर सकती है अपने बिजनेस में यूज के लिए। आइए शॉप बी की सिचुएशन देखते हैं। यह शॉप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। इसका टर्नओवर 80 लाख है, जो 1.5 करोड़ के लिमिट के अंदर है, इसलिए इसे हमने कंपोजिशन ऑप्ट किया है। एपिसोड 5 में हमने पढ़ा था कि कंपोजिशन में क्वार्टरली रिटर्न और लो कंप्लायंस बर्डन होता है। जब यह शॉप वही लैपटॉप बेचती है तो इनवॉइस इस तरह दिखेगा। लैपटॉप का सेलिंग प्राइस 52,000 रुपया, यह प्राइस टैक्स इंक्लूसिव है। इंटरनली शॉप ने 1% कंपोजिशन रेट पर गवर्नमेंट को टैक्स देना है अपने टर्नओवर पर। यह बिल ऑफ सप्लाई कहलाएगी। इस डॉक्यूमेंट पर जीएसटी का सेपरेट ब्रेकअप नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई रजिस्टर्ड बायर यहाँ से खरीदता है तो उसे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, भले ही वह बिजनेस यूज के लिए खरीद रहा हो। कस्टमर का डिसीजन मेकिंग, अब सोचिए कि बायर के पर्सपेक्टिव से क्या फर्क पड़ता है। अगर बायर का B2B कस्टमर है, कोई रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी जो आईटीसी क्लेम करना चाहती है, तो वह शॉप ए से खरीदना प्रेफर करेगी। क्यों? क्योंकि शॉप ए से 59,000 में लैपटॉप मिलेगी और 9,000 का आईटीसी भी मिलेगा, तो इफेक्टिव कॉस्ट हो जाएगी 50,000। जबकि शॉप बी से 52,000 में मिल रही है लेकिन कोई आईटीसी नहीं, तो इफेक्टिव कॉस्ट क्या हुई? 52,000 ही रहेगी, जो ज़्यादा है। इसलिए B2B कस्टमर्स हमेशा नॉर्मल डीलर्स से खरीदना प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर बायर एक B2C कस्टमर है, यानी कि इंडिविजुअल कस्टमर जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे आईटीसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वह बिजनेस में यूज नहीं कर रहा। ऐसे में वह शॉप बी से खरीदेगा क्योंकि वहाँ प्राइस कम है, 52,000 वर्सेज 59,000। यही रीजन है कि कंपोजिशन डीलर्स मोस्टली रिटेल बिजनेस में होते हैं जहां एंड कंज्यूमर्स को सप्लाई होती है। आइए भाग 3 देखते हैं, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। ये क्या होता है? ये पोस्ट सप्लाई एडजस्टमेंट होता है, यानी सप्लाई हो गया उसके बाद का सीन।
बिजनेस में कभी कभी सप्लाई हो जाने के बाद चेंजेस या करेक्शंस करने पड़ते हैं। हो सकता है कि गुड्स डिफेक्टिव निकले और रिटर्न हो जाए, या कोई एडिशनल चार्जेस बाद में अप्लाई हो, या इनवॉइस में कोई कैलकुलेशन एरर हो गई हो। ऐसी सिचुएशंस हैंडल करने के लिए जीएसटी लॉ में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का प्रावधान है। सेक्शन 34 में। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। क्रेडिट नोट यानी वैल्यू रिडक्शन का डॉक्यूमेंट होता है ये। क्रेडिट नोट की लीगल डिफिनीशन सेक्शन 34 के सब सेक्शन 1 में दी गई है। यह उन सिचुएशंस में इशू होता है जब सप्लाई हो चुकी है और टैक्स इनवॉइस भी बन चुका है, लेकिन उसके बाद ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें टैक्स इनवॉइस में शोन वैल्यू को रिड्यूस करना पड़े। यह कई रीजन से हो सकता है। पहला रीजन हो सकता है कि टैक्स इनवॉइस में वैल्यू ज़्यादा शो हो गई हो, यानी ओवर चार्जिंग हो गई, मतलब कि कैलकुलेशन ओवर चार्जिंग हो गई हो, कुछ भी एरर हो सकता है। दूसरा कॉमन रीजन है गुड्स का रिटर्न होना। तीसरा रीजन हो सकता है सर्विसेज डिफिशिएंट या इनकम्प्लीट रही हो और बायर ने पूरा पेमेंट करने से मना कर दिया। चौथा रीजन है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देना, जो इनवॉइस के टाइम पर नहीं दिया गया था। ऐसा सभी सिचुएशंस में सप्लायर जो है वो क्रेडिट नोट इशू करता है, जिसका मतलब है कि मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूँ, यानी मुझे आपसे कम अमाउंट लेना है। आइए सीमा के प्रैक्टिकल केस में देखते हैं। आइए एक रियल लाइफ सिनेरियो से समझते हैं। सीमा पुणे में गारमेंट्स का होलसेल बिजनेस चलाती है। उसने अक्टूबर 2024 में एक रिटेलर को 100 शर्ट्स सप्लाई की। हर शर्ट की प्राइस थी 500 रुपया, तो टोटल वैल्यू हुई 50,000। इस पर 12% जीएसटी अप्लीकेबल था। टेक्सटाइल्स पर यानी कि 6,000 रुपया जीएसटी, सीजीएसटी 3,000 प्लस 3,000 एसजीएसटी, टोटल इनवॉइस अमाउंट बना 56,000। सीमा ने प्रॉपर टैक्स इनवॉइस इशू किया। इनवॉइस नंबर INV/001 डेटेड 10 दिसंबर 2024। रिटेलर ने गुड्स रिसीव किए और पेमेंट भी कर दिया, लेकिन जब रिटेलर ने शर्ट्स को अपनी शॉप में रखा और इंस्पेक्शन किया तो पता चला कि 10 शर्ट्स डिफेक्टिव है। उनमें स्टिचिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि सिलाई की। तो रिटेलर ने तुरंत सीमा को इन्फॉर्म किया और वे 10 डिफेक्टिव शर्ट्स वापस भेज दी। अब सीमा के सामने सिचुएशन यह है कि उसने 100 शर्ट्स का इनवॉइस बनाया था, लेकिन एक्चुअली केवल 90 शर्ट्स की ही सप्लाई हुई, 10 रिटर्न हो गई। इसलिए उसने अपने रिकॉर्ड्स और टैक्स लायबिलिटी को करेक्ट करना होगा। इसके लिए सीमा क्रेडिट नोट इशू करेगी जिसमें यह डिटेल्स होंगी। क्रेडिट क्रेडिट नोट नंबर CN001 डेट 10 दिसंबर 2024। रीजन फॉर इशूइंग रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स 10 शर्ट्स एज पर कंप्लेंट डेटेड 18 दिसंबर 2024। ओरिजिनल इनवॉइस रेफरेंस INV001 डेटेड 10 दिसंबर 2024। वैल्यू बीइंग रिड्यूस्ड 10 शर्ट्स इनटू 500 इज इक्वल टू 5,000। GST being reduced 600, 300, SGST 300, CGST total credit note amount 5,600। इम्पैक्ट क्या होगा? सीमा के पर्सपेक्टिव से जब वह अगली बार अपना GSTR1 फाइल करेगी, यानी कि मंथली रिटर्न में आउटवार्ड सप्लाईज रिपोर्ट करने के लिए, तो वह इस क्रेडिट नोट को रिपोर्ट करेगी। इससे उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 600 रुपया कम हो जाएगी। मतलब जो टैक्स उसे गवर्नमेंट को देना था वो 600 कम हो जाएगा। रिटेलर के पर्सपेक्टिव से उसने ओरिजिनली 6,000 का आईटीसी क्लेम किया था, अब उसे 600 रुपया का आईटीसी रिवर्स करना होगा, क्योंकि 10 शर्ट्स की सप्लाई ही नहीं हुई।
यह रिवर्सल वह अपने GSTR 3B में नेक्स्ट मंथ करे। टाइम लिमिट बहुत क्रिटिकल है। रूल 53 में क्लियरली मेंशन्ड है कि क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट स्ट्रिक्ट है। अगर ओरिजिनल इनवॉइस और क्रेडिट नोट दोनों सेम फाइनेंशियल ईयर में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस फाइनेंशियल ईयर में कभी भी क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल इनवॉइस पिछले फाइनेंशियल ईयर की है और आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं तो डेडलाइन 30 सितंबर तक है, जो कि एनुअल रिटर्न GSTR 9 की ड्यू डेट है। इस डेडलाइन के बाद क्रेडिट नोट इशू नहीं हो सकता है। जीएसटी में आपको फिर मैनुअली एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं डेबिट नोट। हाँ जी, तो डेबिट नोट यानी वैल्यू इंक्रीज का डॉक्यूमेंट होता है। ये वैल्यू बढ़ाता है। डेबिट नोट एकदम उल्टा कंसेप्ट है क्रेडिट नोट से। यह सेक्शन 34 के सब सेक्शन 3 में डिफाइंड है। जब सप्लाई हो चुकी है और बाद में ऐसी सिचुएशन आती है जिसके जिसमें इनवॉइस वैल्यू को बढ़ाना पड़े तो डेबिट नोट इशू होता है। डेबिट नोट इशू करने के कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे पहला कॉमन रीजन है कि टैक्स इनवॉइस में वैल्यू कम शो हो गई हो, यानी अंडर चार्जिंग हो गई हो। दूसरा रीजन है एडिशनल कंसिडरेशन मिलना, जैसे कि लेट पेमेंट चार्जेस या इंटरेस्ट जो ओरिजिनल इनवॉइस में नहीं था। तीसरा रीजन हो सकता है टैक्स रेट गलत अप्लाई हो गई हो और कम टैक्स चार्ज हुआ हो। ऐसी सिचुएशंस में सप्लायर डेबिट नोट इशू करता है, जिसका मतलब है मुझे आपसे और अमाउंट लेना है। जैसे मान लीजिए मोहन का कंस्ट्रक्शन सर्विसेज केस ले लीजिए। मोहन दिल्ली में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसने अक्टूबर 2024 में एक क्लाइंट के लिए बिल्डिंग का रिनोवेशन वर्क किया। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था 10 लाख का प्लस 18% GST। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे 18% रेट है, तो टोटल 11,80,000। मोहन ने प्रॉपर टैक्स इनवॉइस इशू किया INP 100 डेटेड 1 नवंबर 2024। क्लाइंट ने पेमेंट भी कर दिया। लेकिन वर्क के दौरान क्लाइंट ने कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऐड कर दी। उन्हें एक एक्स्ट्रा रूम भी रिनोवेट करवाना पड़ा जो ओरिजिनल स्कोप में नहीं था। यह एक्स्ट्रा वर्क की वैल्यू बनी 50,000। अब मोहन को यह एडिशनल अमाउंट चार्ज करना है क्लाइंट से। ओरिजिनल इनवॉइस ओरिजिनल इनवॉइस में अमेंडमेंट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वह ऑलरेडी फाइल हो चुका है GSTR 1 में और पेमेंट भी हो चुका है, इसलिए मोहन डेबिट नोट इशू करेगा। डेबिट नोट नंबर DN 001 डेटेड 15 दिसंबर 2024। रीजन एडिशनल रिनोवेशन वर्क फॉर एक्स्ट्रा रूम एज पर रिवाइज्ड स्कोप अप्रूव्ड ऑन 10 नवंबर 2024। ओरिजिनल इनवॉइस रेफरेंस INV 1000100 डेटेड 1 नवंबर 2024। एडिशनल वैल्यू 50,000 GST ऑन एडिशनल वैल्यू 9,000। इसमें 4500 CGST और 4500 SGST क्योंकि सेम स्टेट में सप्लाई है। टोटल डेबिट नोट का अमाउंट हुआ 59,000। अब इससे इम्पैक्ट क्या आएगा मोहन के लिए? जब वह अगला GSTR 1 फाइल करेगा तो इस डेबिट नोट को रिपोर्ट करेगा। इससे उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 9,000 बढ़ जाएगी। मतलब उसे गवर्नमेंट को 9,000 एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा।
क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से वह रजिस्टर्ड है और यह सर्विस बिजनेस यूज के लिए, जो कि कंस्ट्रक्शन में मोस्टली होता है, तो क्लाइंट को 9,000 का एडिशनल आईटीसी क्लेम करने का राइट मिलेगा। यह आईटीसी उसके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा जब मोहन अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। टाइम लिमिट, डेबिट नोट की भी सेम टाइम लिमिट है जो क्रेडिट नोट की है। सेम फाइनेंशियल ईयर में तो कभी भी इशू कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इशू करना है तो 30 सितंबर तक की डेडलाइन है। अब आइए क्रेडिट नोट वर्सेस डेबिट नोट कंपैरिजन देखा जाए टेबल के माध्यम से। दोनों कंसेप्ट्स को साथ में समझने के लिए कंपैरिजन टेबल इशू करते हैं। इसमें 3 कॉलम को तुलना का पहलू क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। मूल उद्देश्य इनवॉइस वैल्यू को रिड्यूस करना है, जिससे रिफंड या रिटर्न की सिचुएशन में। डेबिट नोट इनवॉइस वैल्यू को इंक्रीज करना है एडिशनल चार्जेस की सिचुएशन में। सप्लायर की टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू कम हो गई, और डेबिट नोट के केस में लाइबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू बढ़ रही है। बायर का आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है उतनी अमाउंट का, और इसमें डेबिट नोट के केस में बायर अतिरिक्त आईटीसी क्लेम कर सकता है एलिजिबल होने पे। अब जैसे टिपिकल एग्जांपल्स गुड्स क्रेडिट नोट का हो गया गुड्स रिटर्न, क्वालिटी इशू या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट या सेल्स रिटर्न। डेबिट नोट में एक्स्ट्रा वर्क डन, अंडर चार्जिंग करेक्शन, लेट पेमेंट चार्जेज, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। अकाउंटिंग एंट्री यानी सप्लायर बुक्स, सेल्स रिटर्न या रिडक्शन इन रिवेन्यू। डेबिट नोट में एडिशनल सेल्स या रिवेन्यू इंक्रीज। टाइम लिमिट सेम फाइनेंशियल ईयर में एनी टाइम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 30 सितंबर तक। डेबिट नोट के केस में भी सेम सिचुएशन है। जीएसटीआर 1 में रिपोर्टिंग, टेबल 9B में क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड होगा या 9C अगर अनरजिस्टर्ड हो तो। टेबल 9B या 9C सेम वे डेबिट नोट के लिए भी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं भाग 4 पे। ई इनवॉइस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई इनवॉइस का कंसेप्ट समझे। ई इनवॉइस जीएसटी में एक रिवोल्यूशनरी चेंज है जो डिजिटलाइजेशन की दिशा में बड़ा कदम है। किसी की गाड़ी ठंडी पड़ गई है लग रहा है, वेट करते हैं। ई इनवॉइस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड और ऑथेंटिकेटेड इनवॉइस, जो सिर्फ आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं बनता बल्कि गवर्नमेंट के इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल आईआरपी से भी रजिस्टर होता है। यह एक नॉर्मल टैक्स इनवॉइस से फंडामेंटली अलग है। प्रोसेस कुछ इस तरह काम करती है। जब आप अपने सॉफ्टवेयर में इनवॉइस बनाते हैं तो वह डेटा जेसॉन फॉर्मेट में आईआरपी को भेजा जाता है। आईआरपी उस इनवॉइस को वैलिडेट करता है और अगर सब कुछ सही है तो वह एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जिसको आईआरएन कहते हैं, जनरेट करता है, जो 64 कैरेक्टर का हैश होता है। साथ ही एक क्यूआर कोड भी जनरेट होता है जिसमें इनवॉइस की डिटेल्स एनकोडेड होती है। यह आईआरएन और क्यूआर कोड वापस आपके सॉफ्टवेयर को आते हैं और फिर आप वह इनवॉइस आईआरएन और क्यूआर कोड के साथ बायर को इशू करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यह एक डिजिटली ऑथेंटिकेटेड इनवॉइस है जो जीएसटीएन डेटाबेस में ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। इसका मतलब है कि यह इनवॉइस सप्लायर और बायर दोनों के रिकॉर्ड्स में साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्ट होता है, जिससे रिकॉन्सिलिएशन की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। आइए देखते हैं ई इनवॉइस कब से है। ई इनवॉइस की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फेज वाइज लागू की गई है।
ऑटो के बेसिस पर। यहाँ ऑटो का कंसेप्ट वही है जो हमने एपिसोड 5 के भाग 1 में विस्तार से पढ़ा था। आइए देखें कि किस टर्नओवर वाले टैक्स पेयर के लिए कब से मैंडेटरी हुआ। ऑटो थ्रेशोल्ड, ई इनवॉइस मैंडेटरी फ्रॉम और नोटिफिकेशन रेफरेंस। 500 करोड़ से ऊपर अगर ऑटो है तो 1 जनवरी 2021 से मैंडेटरी है। नोटिफिकेशन इसका है 13/2020। अगर 100 करोड़ से ऊपर है तो 1 जनवरी से सेम नोटिफिकेशन। अगर 50 करोड़ से ऑटो ऊपर है तो 1 अप्रैल 2021 से अमेंडमेंट इन सेम नोटिफिकेशन। अगर 20 करोड़ से ऊपर है तो 1 अप्रैल 2022 से फर्दर अमेंडमेंट। अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो 1 अक्टूबर 2022 से फर्दर अमेंडमेंट। अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो 1 अगस्त 2023 से। ये लेटेस्ट थ्रेशोल्ड करेंट है। 5 करोड़ के ऊपर हो तो आपको ये इनवॉइस इशू करना होगा। चेक करने का तरीका, अगर आपका या आपके क्लाइंट का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो सेम पैन के सभी जीएसटीएंस का कंबाइंड टर्नओवर होता है 5 करोड़ से ज्यादा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, जैसे FY 17-18 से ऑनवर्ड्स, तो ई इनवॉइस मैंडेटरी है। यह केवल B2B सप्लाईज के लिए मैंडेटरी है। B2C सप्लाईज यानी अनरजिस्टर्ड बायर्स के लिए ई इनवॉइस ऑप्शनल है। आप चाहे तो नॉर्मल इनवॉइस बना सकते हैं। आइए देखते हैं ई इनवॉइस के फायदे, मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स। इनवॉइस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन से बिजनेस इकोसिस्टम में कई सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स आए हैं। पहला मेजर बेनिफिट है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ GSTR1। जब आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं IRP से तो वह डेटा ऑटोमेटिकली आपके GSTR1 में पॉपुलेट हो जाता है। आपको मैनुअली एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे डेटा एंट्री एरर्स ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरा बड़ा फायदा ई इनवॉइस बिल जनरेशन। सेम IRN का यूज करके आप डायरेक्टली ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं अगर गुड्स की इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स हो। 50,000 प्लस वैल्यू की सेपरेट से ईवे बिल पोर्टल पर जाकर सारी डिटेल्स फिर से भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है रियल टाइम रिफ्लेक्शन इन बायर्स GSTR2B। जैसे ही सप्लायर ई इनवॉइस जनरेट करता है वह डेटा बायर के GSTR2B में ऑटोमेटिकली आ जाता है विद इन ए डे और 2। इससे बायर को अपना ITC क्लेम करने में डिले नहीं होता और रिकॉन्सिलिएशन बहुत इजी हो जाता है। चौथा क्रूशियल बेनिफिट है फेक इनवॉइस कंट्रोल। QR कोड वेरिफिकेशन के थ्रू कोई भी व्यक्ति मोबाइल ऐप से इनवॉइस की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकता है। यह टैक्स इवेजन और फेक ITC रैकेट्स को कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव टूल साबित हुआ है। पांचवा बेनिफिट है सिंप्लीफाइड रिकॉन्सिलिएशन। चूंकि डेटा डिजिटली फ्लो हो रहा है और स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में है, इसलिए मंथ एंड या ईयर एंड रिकॉन्सिलिएशन करना बहुत आसान हो गया है। एरर्स और मिसमैचेस कम हो गए हैं। आइए देखते हैं भाग 5 यानी कॉमन मिस्टेक्स जो ITC डिनायल का कारण बनती है। राजेश की कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि कैसे छोटी छोटी गलतियां बड़े फाइनेंशियल लॉस का कारण बन सकती है। आइए अब सिस्टमेटिकली उन कॉमन मिस्टेक्स को समझें जो टैक्स पेयर्स अक्सर करते हैं और जो बायर के ITC क्लेम को रिजेक्ट करवा सकती है। मिस्टेक 1, HSN या SSC कोड मिसिंग या इनकरेक्ट। रविका का केस, रवि अहमदाबाद में फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता है। उसका एनुअल टर्नओवर है 3 करोड़ जो कि 1 से 5 करोड़ के ब्रैकेट में आता है, इसलिए उसके लिए 4 डिजिट का HSN कोड मैंडेटरी है।
अक्टूबर 2024 में उसने मुंबई के एक होलसेलर को 2 लाख की फर्नीचर सप्लाई की। इनवॉइस बनाते समय रवि ने सारी डिटेल्स तो सही भरी, लेकिन एचएसएन कोड का फील्ड ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह ऑप्शनल है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? होलसेलर ने जब महीने के अंत में अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल किया और आईटीसी क्लेम किया, तो डिपार्टमेंट के सिस्टम ऑडिट में यह इनवॉइस फ्लैग हो गया। रीजन था मैंडेटरी फील्ड एचएसएन मिसिंग इन बी2बी इनवॉइस अबव 1 लाख वैल्यू। होलसेलर को 36,000 यानी 18% ऑफ 2 लाख का आईटीसी डिसअलाउ हो गया। होलसेलर ने रवि को कंप्लेन की। रवि को फिर रिवाइज इनवॉइस बनाना पड़ा प्रॉपर एचएसएन कोड 9403 वुडन फर्नीचर के साथ, और जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट करनी पड़ी, जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सॉल्यूशन: ऑटो ऑटो चेक करें। एपिसोड 5 का ऑटो कंसेप्ट याद करिए, अगर नहीं तो आप उसको देखें जरूर। और मैंडेटरी एचएसएन डिजिट्स इंश्योर करें। एचएसएन कोड के लिए प्रॉपर क्लासिफिकेशन करें, जीएसटी टैरिफ या एचएसएन डायरेक्टरी से रेफरेंस लेकर। मिस्टेक 2, जीएसटीएन में टाइपो 1 कैरेक्टर का डिजास्टर। प्रिया की प्रॉब्लम: प्रिया चेन्नई में आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसने एक बेंगलोर की कंपनी को कंसल्टिंग सर्विसेज दी 5 लाख की। इनवॉइस बनाते समय बायर का जीएसटीएन मैन्युअली टाइप किया। ओरिजिनल जीएसटीएन था 29 ABCDE ये, लेकिन गलती से टाइप हो गया लास्ट में 5 की जगह 6। लास्ट कैरेक्टर में मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। अब इसका देखिए परिणाम क्या होता है भारी मिस्टेक का। रिजल्ट: जब प्रिया ने GSTR1 फाइल किया, तो जीएसटीएन पोर्टल ने वैलिडेशन एरर थ्रो किया है, इनवैलिड जीएसटीएन। लेकिन प्रिया ने नोटिस नहीं किया और फोर्सफुली अपलोड कर दिया। कभी कभी सिस्टम वार्निंग इग्नोर करके प्रोसीड करने की फैसिलिटी होती है। बायर के जीएसटीआर 2B में यह इनवॉइस रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि जीएसटी मैच नहीं हुआ। बायर को 90,000 का आईटीसी नहीं मिला। रिलेशनशिप स्ट्रेन हो गई और बायर ने फ्यूचर ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। सॉल्यूशन क्या है? जीएसटीएन हमेशा कॉपी पेस्ट करें बायर के जीएसटीएन सर्टिफिकेट या प्रीवियस इनवॉइसेस से। मैनुअल टाइपिंग में एरर का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और जीएसटीआर1 फाइल करने के बाद बायर को कंफर्म करवाएं कि इनवॉइस उसके जीएसटीआर2B में आया है या नहीं। ये तीसरा मिस्टेक देखते हैं। तीसरा मिस्टेक है टैक्स ब्रेकअप मिसिंग। सीजीएसटी या एसजीएसटी सेपरेटली नहीं। समीर का एक्सपीरियंस: समीर जयपुर में इलेक्ट्रिकल गुड्स का होलसेल बिजनेस करता है। वह मोस्टली लोकल सप्लाईज करता है राजस्थान के अंदर। इनवॉइस बनाते समय उसने सिर्फ जीएसटी @ 18% यानी 36,000 लिख दिया। एक दो मतलब कि लिख दिया। एक 2 लाख के इनवॉइस में उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी को सेपरेटली शो नहीं किया। रिजल्ट: यह नॉन कंप्लायंट इनवॉइस मानी जाती है, क्योंकि रूल 46 में क्लियरली मेंशन है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई में सीजीएसटी और एसजीएसटी को सेपरेटली दिखाना मैंडेटरी है। बायर ने जब आईटीसी क्लेम किया ऑडिट में, तो ऑडिटर ने ऑब्जेक्शन रेज किया। टेक्निकली यह आईटीसी डिनायल का ग्राउंड बन सकता है। हालांकि कुछ केसेस में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देकर एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन रिस्क क्यों ले? सॉल्यूशन इसका क्या है? तो सॉल्यूशन है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई में हमेशा सीजीएसटी @ 9% जो भी हो 18,000, और इस केस के लिए बोला जा रहा है प्लस एसजीएसटी @ 9% 18,000 क्लियरली मेंशन करें। इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी @ 18% यानी 36,000 लिखे। एपिसोड 3 में हमने पढ़ा था
कि CGST, SGST, IGST का एक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसलिए इनवॉइस में प्रॉपर रिफ्लेक्शन जरूरी है। मिस्टेक 4, कंपोजिशन डीलर ने टैक्स इनवॉइस इशू की। राज की सीरियस मिस्टेक। राज पुणे में ग्रोसरी शॉप चलाता है, उसका टर्नओवर 60 लाख है और उसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की है क्योंकि कंप्लायंस बर्डन कम रहता है। एपिसोड 5 में हमने कंपोजिशन के बेनिफिट्स पढ़े थे। एक दिन एक रजिस्टर्ड ट्रेडर ने उससे बल्क ऑर्डर किया 50,000 का। ट्रेडर ने बोला मुझे टैक्स इनवॉइस चाहिए आईटीसी क्लेम करने के लिए। राज ने ट्रेडर को खुश करने के लिए टैक्स इनवॉइस हेडिंग वाला डॉक्यूमेंट बना दिया और जीएसटी अमाउंट सेपरेटली शो कर दिया। रिजल्ट, यह बहुत सीरियस वायोलेशन है। सेक्शन 31 के सब सेक्शन 3 के क्लॉज बी क्लियरली कहता है कि कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। जब यह मैटर डिपार्टमेंट के नोटिस में आया रूटीन ऑडिट में, तो राज को शोकॉज नोटिस मिला, उस पर पेनाल्टी लगाई गई और कंपोजिशन स्कीम कैंसिल होने के रिस्क भी आ गया। साथ ही उसके पिछले सारे ट्रांजैक्शंस के लिए नॉर्मल जीएसटी रेट पर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ सकता था। सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन है कंपोजिशन में है अगर तो केवल बिल ऑफ सप्लाई इशू करें, ट्रेडर को क्लियरली बता दें कि मैं कंपोजिशन में हूं इसलिए आईटीसी नहीं मिलेगा आपको। ट्रेडर को यह डिसीजन लेने दें कि वह आपसे खरीदना चाहता है या नहीं। कंप्लायंस कॉम्प्रोमाइज नहीं करें बिजनेस प्रेशर में। मिस्टेक 5, क्रेडिट या डेबिट नोट में ओरिजिनल इनवॉइस रेफरेंस मिसिंग। मीरा की ओवरसाइट। मीरा कोलकाता में टेक्सटाइल ट्रेडिंग करती है। नवंबर में उसने एक रिटेलर को 3 लाख का गुड्स सप्लाई किया। दिसंबर में रिटेलर ने कुछ डिफेक्टिव पीसेज रिटर्न किए 30,000 की। मीरा ने क्रेडिट नोट इशू किया लेकिन उसमें सिर्फ यह लिखा कि गुड्स रिटर्न 30,000 प्लस जीएसटी 5,400। उसने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट मेंशन नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि क्रेडिट नोट इनवैलिड माना गया क्योंकि यह किसी स्पेसिफिक इनवॉइस से लिंक्ड नहीं है। जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट रिपोर्ट करते समय सिस्टम ने ओरिजिनल इनवॉइस रेफरेंस मांगा जो मीरा प्रोवाइड नहीं कर पाई। उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिडक्शन नहीं हुआ, फिर उसे रिवाइज क्रेडिट नोट इशू करनी पड़ी प्रॉपर रेफरेंस के साथ। सॉल्यूशन, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करते समय हमेशा ओरिजिनल इनवॉइस का क्लियर रेफरेंस दें। इनवॉइस नंबर, डेट और किस रीजन से यह नोट इशू हो रहा है। यह डेटा जीएसटीआर 1 में भी रिपोर्ट होता है, इसलिए एक्यूरेसी जरूरी है। आइए अब हम देखते हैं भाग 6 प्रैक्टिकल चेकलिस्ट 3 स्टेज में। एक परफेक्ट टैक्स इनवॉइस बनाना एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसे हम 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। आइए देखें कि हर स्टेज में क्या चेक करना जरूरी होता है। स्टेज 1, बिफोर इशूइंग इनवॉइस, प्री चेक एक्टिविटीज। इनवॉइस बनाने से पहले कुछ जरूरी वेरिफिकेशंस करनी चाहिए। सबसे पहले बायर का जीएसटीएन वेरीफाई करें अगर यह B2B सप्लाई है। जीएसटीएन पोर्टल पर सर्च टैक्स पेयर फैसिलिटी है जहां आप जीएसटीएन डालकर चेक कर सकते हैं कि वह वैलिड है और एक्टिव है। कई बार टैक्स पेयर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो जाता है नॉन फाइलिंग की वजह से, और अगर आप कैंसिल्ड जीएसटीएन पर इनवॉइस बना देंगे तो बायर को आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा, एचएसएन या एसएससी कोड कंफर्म करें। प्रॉपर क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी टैरिफ या एचएसएन डायरेक्टरी देखें और अगर कंफ्यूजन है तो एडवांस रूलिंग भी ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स केसेज में। साथ ही चेक करें
कि कितने डिजिट्स मैंडेटरी है आपके ऑटो के अनुसार। तीसरा, जीएसटी रेट वेरीफाई करें। लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल नोटिफिकेशन से रेट्स ओकेजनली चेंज होते रहते हैं और पुराना रेट अप्लाई करना कॉस्टली मिस्टेक हो सकती है। अगर रेट 12% है और आपने 18% चार्ज कर दिया तो बायर ऑब्जेक्शन करेगा। उल्टा अगर 18% है और आपने 12% चार्ज किया तो डिपार्टमेंट आपको ओरिजिनल टैक्स मांगेगा प्लस इंटरेस्ट। चौथा, प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करें। यह सेक्शन 10 से 13 आईजीएसटी एक्ट में डिफाइंड है, जिसे हमने एपिसोड 4 में पढ़ा था। प्लेस ऑफ सप्लाई से डिसाइड होता है कि यह इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट, जिससे एसजीएसटी या सीजीएसटी या आईजीएसटी अप्लाई होगा। पांचवा, चेक करें कि क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम अप्लीकेबल है। कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज जैसे जीटीए, लीगल सर्विसेज, डायरेक्टर सर्विसेज एटसेट्रा पर आरसीएम लागू होता है, जैसा हमने एपिसोड 4 में डिटेल से पढ़ा था। अगर आरसीएम अप्लीकेबल है तो इनवॉइस पर टैक्स पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज यस मार्क करना मैंडेटरी है। स्टेज 2, वाइल क्रिएटिंग इनवॉइस यानी ड्यूरिंग प्रोसेस। जब आप एक्चुअली इनवॉइस बना रहे हैं तो कुछ और क्रिटिकल पॉइंट्स ध्यान में रखें। पहला, यूनिक सीरियल नंबर इंश्योर करें। एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी इनवॉइस नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। सिक्वेंशियल नंबरिंग मेंटेन करें। गैप्स अवॉइड करें, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑडिट में गैप्स को सस्पिशियस माना जाता है। दूसरा, डेटा एक्यूरेसी मेंटेन करें। बैक डेटिंग या फ्यूचर डेटिंग से बचें। इनवॉइस डेट वही होनी चाहिए जब गुड्स रिमूव हो रही है या सर्विस कंप्लीट हो रही है। आर्टिफिशियल डेट्स डालने से टाइम ऑफ सप्लाई इश्यूज आते हैं, जो सेक्शन 12 और 13 में डिफाइंड है। तीसरा, डिस्क्रिप्शन क्लियर और स्पेसिफिक रखें। भेग टर्म्स जैसे गुड्स या सर्विसेज लिखने से बचे। जैसे लैपटॉप बेच रहे हैं तो डेल इंस्पिरॉन, मतलब उसका पूरा फीचर्स का डिटेल भी दें, ना कि सिर्फ लैपटॉप 1 पीसी लिखें। क्लियर डिस्क्रिप्शन क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स को अवॉइड करता है और बायर को भी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मिलती है। चौथा, क्वांटिटी और अनटिल प्रॉपरली मेंशन करें। चौथा, क्वांटिटी और यूनिट प्रॉपरली मेंशन करें जहां अप्लीकेबल हो। गुड्स के लिए यह मैंडेटरी है, जैसे 10 नंबर्स, 50 केजी, 100 मीटर्स। सर्विसेज के लिए नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हैं या एक जॉब जैसा कुछ। फिफ्थ, अगर कोई डिस्काउंट इनवॉइस पर दे रहे हैं तो उसे क्लियरली शो करें प्री डिस्काउंट और पोस्ट डिस्काउंट वैल्यू के साथ। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए क्रेडिट नोट अलग से आएगा। छठा, टैक्स ब्रेकअप एब्सोल्युटली एक्यूरेट रखें। इंट्रा स्टेट सप्लाई में सीजीएसटी और एसजीएसटी को सेपरेटली शो करें इक्वल अमाउंट्स में। इंटर स्टेट में केवल आईजीएसटी। कभी भी टोटल जीएसटी लिखकर ब्रेकअप छोड़े नहीं। सातवां, सिग्नेचर ऑथराइज्ड पर्सन का हो। प्रोप्राइटरी फर्म्स में प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में ऑथराइज्ड पार्टनर और कंपनीज में डायरेक्टर या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का हो। डिजिटल सिग्नेचर प्रीफर्ड है लार्ज बिजनेस के लिए। स्टेज 3, आफ्टर इशूइंग इनवॉइस या पोस्ट चेक कंप्लायंस।
इनवॉइस इशू हो जाने के बाद भी कुछ क्रिटिकल स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला, इनवॉइस की कॉपी प्रिजर्व करें मिनिमम 6 ईयर्स के लिए। सेक्शन 36 के अनुसार डिजिटल कॉपीज एक्सेप्टेबल है लेकिन बैकअप जरूरी है। दूसरा, GSTR 1 में टाइमली रिपोर्ट करें। मंथली फाइलर्स के लिए नेक्स्ट मंथ की 11th तारीख तक, क्वार्टरली फाइलर्स के लिए क्वार्टर एंड के बाद 13 तक। लेट GSTR 1 फाइलिंग से बायर का GSTR 2 भी अपडेट डिले हो जाता है। तीसरा, अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ईवे बिल जनरेट करें सेम इनवॉइस रेफरेंस से। यह इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों के लिए मैंडेटरी है। स्पेसिफाइड स्टेट्स में चौथा, बायर को इन्फॉर्म करें इनवॉइस डिटेल्स के बारे में, खासकर IRN और QR कोड अगर ई इनवॉइस है। फिफ्थ, मंथली रिकॉन्सिलिएशन करें कि आपका इशूड इनवॉइस बायर के GSTR 2 में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं। मिसमैच होने पर इमीडिएटली करेक्ट करें। तो ये सब चीज थी जो आपको चेक करनी है इनवॉइस इशू करने के पहले, करने के दौरान और करने के बाद। आइए भाग 7 हम लोग देखते हैं पिछले एपिसोड से कंप्लीट कनेक्शन। क्योंकि हम जैसा कि बताते हैं हर चीज इंटरलिंक्ड होता है, तो जब भी हम कुछ पढ़े तो लिंक करना जरूर सीखें कि एक चीज को दूसरे से कैसे लिंक करें। अगर लिंक करने आ गया तो आपकी सीखने की क्षमता बहुत तेज हो जाती है। तो अब आइए देखें कि टैक्स इनवॉइस कंसेप्ट कैसे पिछले एपिसोड्स से परफेक्टली कनेक्टेड है। यह एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाता है जो GST के फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। एपिसोड 1 से कनेक्शन, कास्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेशन। एपिसोड 1 में हमने राज की बिस्किट फैक्ट्री की कहानी देखी थी जहां वैट और एक्साइज ड्यूटी के बीच क्रेडिट फ्लो ब्लॉक था। वह कास्केडिंग इफेक्ट पैदा हो रहा था। GST में प्रॉपर टैक्स इनवॉइस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है क्योंकि यही डॉक्यूमेंट ITC चैन को इनेबल करता है। राज अब रॉ मटेरियल सप्लायर से टैक्स इनवॉइस लेगा, उसका ITC क्लेम करेगा मैन्युफैक्चरिंग के आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट और फाइनल कंज्यूमर तक सीमलेस क्रेडिट फ्लो हो जाएगा। एपिसोड 2 से कनेक्शन, सर्विस टैक्स लीगेसी। सर्विस टैक्स के टाइम में भी सिन्वेट क्रेडिट के लिए प्रॉपर इनवॉइसेज जरूरी थे, लेकिन सिस्टम लिमिटेड था, क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं होता था वैट के साथ। GST ने इसे रिवोल्यूशनाइज्ड किया टैक्स इनवॉइस के थ्रू, जहां CGST क्रेडिट को SGST के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, लेकिन सेम टाइप के क्रेडिट्स सीमलेस फ्लो करते हैं। एपिसोड 3 से कनेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। आर्टिकल 246A ने कंकरेंट टैक्सेशन पॉसिबल बनाया जिससे CGST और SGST दोनों एक साथ लेवी हो सकें। टैक्स इनवॉइस में यही ड्यूअल टैक्स स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट होता है। इंट्रा स्टेट सप्लाईज में IGST के लिए आर्टिकल 269A का प्रोविजन है जो इंटर स्टेट रिवेन्यू शेयरिंग इनेबल करता है। इनवॉइस में प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करके यही मैकेनिज्म वर्क करता है। एपिसोड 4 से कनेक्शन,
सप्लाई टैक्सोनॉमी। एपिसोड 4 में हमने B2B वर्सेस B2C, फॉरवर्ड चार्ज वर्सेस RCM, कंपोजिट वर्सेस मिक्स सप्लाई पढ़ा था। टैक्स इनवॉइस सिर्फ B2B टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है। B2C में बिल ऑफ सप्लाई। RCM अप्लीकेबल सप्लाईज में इनवॉइस पर रिवर्स चार्ज यस मार्क। कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई का रेट अप्लाई होता है जो इनवॉइस रेट में रिफ्लेक्ट होता है। एपिसोड 5 से कनेक्शन। रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद सेक्शन 22 और सेक्शन 24 पहला लीगल रिक्वायरमेंट है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। कंपोजिशन स्कीम वाले बिल ऑफ सप्लाई बनाते हैं। ऑटो थ्रेशोल्ड क्रॉस करने पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हुआ। अब उसी ऑटो से HSN डिजिट्स और ई इनवॉइस अप्लीकेबिलिटी डिसाइड होती है। ISD रजिस्ट्रेशन वाले अलग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। यह कंप्लीट लिंकेज दिखाता है कि GST एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। टैक्स इनवॉइस सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि पूरे कंप्लायंस चेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। आइए अब देखते हैं चैप्टर 6 के मुख्य बिंदु। सभी कंसेप्ट को एक जगह कंसोलिडेट करने के लिए यह कॉम्प्रिहेंसिव टेबल देखें। कंसेप्ट, लीगल प्रोविजन, की फीचर्स और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। टैक्स इनवॉइस लीगल प्रोविजन सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 रूल 46। की फीचर्स है कि इसमें 16 मैंडेटरी फील्ड्स हैं। ITC बेस्ड डॉक्यूमेंट है ये। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है कि B2B टैक्सेबल सप्लाईज के लिए कंपलसरी है। बिल ऑफ सप्लाई इसका लीगल प्रोविजन सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज B। की फीचर्स है कि इसमें GST ब्रेकअप की जरूरत नहीं है, ना ही ITC आप मिलेगी। ये है कंपोजिशन डीलर्स और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए। क्रेडिट नोट सेक्शन 34 का सब सेक्शन 1 और रूल 53। ये क्या करता है? वैल्यू को कम करता है रिटर्न या डिस्काउंट के केस में। इसका प्रैक्टिकल आउटपुट लायबिलिटी डिक्रीज होगी, ITC रिवर्सल होगा। डेबिट नोट सेक्शन 34 के सब सेक्शन 3 ये वैल्यू इंक्रीज करता है क्योंकि एडिशनल चार्जेस ऐड होते हैं। और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट आउटपुट लायबिलिटी इंक्रीज होगी, एडिशनल ITC मिलेगा। मैंडेटरी फील्ड्स रूल 46 में कवर किया गया है, जैसे GST इन, HSN या SSC, टैक्स ब्रेकअप, प्लेस ऑफ सप्लाई, RTC। प्रैक्टिकल इम्प्लांट नॉन कंप्लायंस तो मतलब ITC डिनायल रिस्क। HSN डिजिट्स ये नोटिफिकेशन 78/2020 में बताया गया है। ऑटो अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट, 1 से 5 करोड़ के बीच में है तो 4 डिजिट। इसका प्रैक्टिकल है कि क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। टाइम लिमिट रूल 47 में बताया गया है। गुड्स एट रिमूवल सर्विसेज के लिए 30 दिन। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट लेट इनवॉइस मतलब इंटरेस्ट प्लस ITC डिले। ई इनवॉइस इसको नोटिफिकेशन 13/220 में बताया गया है। ऑटो अगर 5 करोड़ से ज्यादा हो तो मैंडेटरी है B2B के केस में। इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट होता है कि ऑटो GSTR1 पॉपुलेशन और फेक इनवॉइस कंट्रोल। अब आइए सोचने के लिए कुछ व्यवहारिक प्रश्न छोड़ जाते हैं। इन प्रश्नों पर सोचें और अपने कलीग्स या बैचमेट्स के साथ डिस्कस करें। यह एग्जाम प्रिपरेशन और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला प्रश्न, अगर कंपोजिशन डीलर ने गलती से टैक्स इनवॉइस इशू कर दी जिसमें GST अमाउंट सेपरेटली शो किया गया तो क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? इसका हिंट आप एपिसोड 5 के कंपोजिशन प्रोविजन से देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, ओरिजिनल इनवॉइस FY 23-24 का है और आप क्रेडिट नोट 24-25 में इशू करना चाहते हैं तो डेडलाइन क्या है?
लेट इशू करने पर क्या होगा? इसका हिंट रूल 53 और 30 सितंबर है। तीसरा प्रश्न आपका ऑटो 6 करोड़ है, लेकिन आपने B2B इनवॉइस में HSN कोड सिर्फ 2 डिजिट का यूज किया है। कंप्लायंट है या नहीं? पेनाल्टी का रिस्क है? इसका हिंट है नोटिफिकेशन 78/2020। चौथा प्रश्न, B2C कंज्यूमर को 75,000 का गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। इनवॉइस में बायर GSTN फील्ड ब्लैंक रखा क्योंकि कंज्यूमर रजिस्टर्ड नहीं है। यह करेक्ट है या गलत? हिंट रूल 46 में B2C प्रोविजंस, उसको पढ़ें। आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। आइए अब अगले एपिसोड यानी 7 एपिसोड नंबर 7 जिसको ITC बोलेंगे उसका ओवरव्यू देखा जाए। अब जब हमने टैक्स इनवॉइस मास्टर कर लिया, अगला लॉजिकल स्टेप है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना। एपिसोड 7 में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इनवॉइस पर जितना GST पेड किया है उसे कैसे रिकवर करें। सेक्शन 16 से 18 तक के एलिजिबिलिटी रूल्स, ब्लॉक्ड क्रेडिट, सेक्शन 17 के सबसेक्शन 5 IT रिवर्सल कंडीशंस, प्रोपोर्शनेट रिवर्सल, GSTR 2V वर्सेस GSTR 2A का प्रैक्टिकल डिफरेंस और साथ ही लेटेस्ट सिविक सर्कुलर्स जैसे ITC मिसमैच रिजोल्यूशन और टाइम लिमिट्स देखेंगे। यह एपिसोड आपको कॉन्फिडेंट बना देगा कि आप न सिर्फ इनवॉइस बना सके बल्कि उसका कंप्लीट बिजनेस साइकिल भी मैनेज कर सकेंगे। याद रखें, टैक्स इनवॉइस सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, यह GST कंप्लायंस का हार्ट है। एक परफेक्ट इनवॉइस पूरी सप्लाई चेन को स्मूथ रखता है, एक गलत इनवॉइस सब कुछ तोड़ सकता है। कंप्लायंस बिजनेस ग्रोथ का फाउंडेशन है, शॉर्टकट कभी न ले। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपसे निवेदन है कि अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक, वीडियो के कमेंट में कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।